मैं श्रवण सर, हमारे यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट एंड क्लासिक में आपका स्वागत है। तो आज का हम आर्टिकल नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर लिए। अब आज का हेडिंग आप लगाइएगा, हम लोग पढ़ेंगे आज डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। तो आज डेफिनेट का पूरा इंट्रोडक्शन समझेंगे। डेफिनेट आर्टिकल यदि आप समझ जाते हो तो आपके लिए सभी क्वेश्चन के लिए मतलब सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कौन सा डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। तो अच्छे से समझिएगा, बखूबी बहुत बढ़िया से समझिएगा। कोई भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, डेफिनेट को बोलते हैं हिंदी में निश्चित बोलते हैं, निश्चित शब्द वर्ड बोलते हैं। डेफिनेट को बोलते हैं निश्चित शब्द वर्ड बोलते हैं। और इसके अंतर्गत जिस आर्टिकल की बात करते हैं वो आर्टिकल है आपका THE, द या दी। हमने आपको डिस्कस करके बताया था कि आर्टिकल द को कब दा पढ़ते हैं और दा को कब दी पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोगों को बखूबी अच्छे से डिस्कस किया था। मैंने ये भी बताया था कि इसको डेफिनेट क्यों माना जाता है, आर्टिकल दा को डेफिनेट क्यों माना जाता है, किसके अंतर्गत में डेफिनेट जाना जाता है। दा को कब हम दा पढ़ते हैं और दा को कब हम दी पढ़ते हैं। दा को हम दा तब पढ़ते हैं जब किसी वर्ड मीनिंग की शुरुआत, जब किसी वर्ड मीनिंग की शुरुआत किससे हो, कॉन्सोनेंट लेटर से हो। किसी भी कॉन्सोनेंट से लेटर से, यदि कॉन्सोनेंट कोई भी लेटर हो अगर उससे स्टार्ट होता है तो हम उसके लिए क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ेंगे। हमने आपको एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे आपका यदि बॉय है और बॉय के पहले यदि दा लगा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, दा बॉय पढ़ेंगे। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, बताया था। और दी कब पढ़ते हैं, जब वर्ड मीनिंग का पहला अक्षर वॉवेल लेटर हो, वॉवेल से स्टार्ट हो तब उसे हम दी पढ़ते हैं। जैसे अगर लिखा है OWL, द OWL, तो इसको हम पढ़ेंगे दी आउल। क्या पढ़ेंगे, दी आउल पढ़ेंगे। यदि लिखा है INKPOT, इंकपॉट, ठीक है, तो पढ़ेंगे हम दी इंकपॉट। लेकिन मैंने इन दोनों को जोड़ के मैंने एक शर्त भी बताया था कि यदि किसी नाउन को डेफिनेट किया जाता है उस पर प्रेशर डाला जाता है। क्या भाई, उस पर प्रेशर या जोर जबरदस्ती, या उस चीज नाउन को डेफिनेट किया जाता है कि नहीं ये वही नाउन है, नहीं ये वही पेन है, नहीं ये वही वस्तु है। तो इस तरह के शब्द, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस दिया है, प्रेशर या एम्फेसिस किया जाता हो, दबाव या जोर हो, तो एम्फेसिस किए गए सेंटेंस में अगर वहां पर उस नाउन पर एम्फेसिस किया जाता है तो उस नाउन का पहला अक्षर चाहे वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, हमेशा हम प्रोनाउंसिएशन किसका करेंगे, दा का करेंगे। ये चीज मैंने बताया था। जैसे दिस इज द गर्ल, अब दिस इज द गर्ल हु टीचर्स मी, ये वही लड़की है। तो दिस इज द गर्ल, यहाँ पर दा नहीं पढ़ेंगे, गर्ल जी जो है क्या है, जी एक क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन किससे होगा, हम उच्चारण किससे पढ़ेंगे, दी में करेंगे, क्योंकि इस नाउन गर्ल को क्या कर रहा है, डेफिनेट कर रहा है। अरे भाई जैसे लिखा है, एग्जांपल दे दो आपको, दिस इज द गर्ल, ठीक है, दिस इज द गर्ल, सेंटेंस दिस इज द गर्ल हु टीचेस मी, ठीक है। अब यहाँ पर जो जी है, क्योंकि बोल रहा कि ये वही लड़की है जो मुझे पढ़ाती थी, हु टॉट मी, आपको जो मुझे पढ़ाती थी। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर जी आपका पहला लेटर क्या है, जी आपका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमारा किस में करेंगे, हम दी में करेंगे प्रोनाउंसिएशन। क्यों भाई, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इस सेंटेंस में जो लड़की है, इस लड़की पर एक एम्फेसिस हो रहा है, एक
जो एक दबाव हो रहा है या उसको डेफिनेट किया जा रहा है कि नहीं ये वही लड़की है जो मुझे पढ़ाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर दी पढ़ेंगे। समझ में आया ना? चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इसमें आपको डिस्कस मेरे प्रोनाउंसिएशन बता दिया। और मीनिंग क्या होता है भाई दा का मीनिंग क्या होता है? दा का जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है, अर्थ होगा वो, इसका जो अर्थ होगा, मीनिंग जो होगा, इसका मतलब दा का जो मीनिंग हो क्या होगा, वो, वह, वही, उस, उसी। मतलब ये कह सकते हैं दा का अर्थ दैट के बराबर होता है। मतलब जो दैट का अर्थ होता है वो दी के अर्थ के बराबर होता है। बाखूबी पता होगा आप लोग। एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि दिस इज द पेन दैट आई वांट। ये वही कलम है, ये वो पेन है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, दैट आई वांट, जिसे मैं चाहता हूँ, क्या वांट टू परचेज, जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ, ये वही कलम है, ये वही पेन है। यहाँ पे डेफिनेट किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आई डोंट नो, आई डोंट नो अबाउट द मैन, आई डोंट नो अबाउट द मैन, मैं उस आदमी के बारे में नहीं जानता हूँ, हु मेट मी a few minutes, a few minutes। अभी कुछ मिनट पहले जो आदमी मुझसे मिला था, मैं उस आदमी के बारे में नहीं जानता हूँ। यहाँ पर अर्थ क्या है, दा का अर्थ दे रहा है। तो एक चीज याद रखना, आप कंपटीशन लेवल में हो तो दा का अर्थ याद रखना है। दा का अर्थ क्या होगा, दा का अर्थ भाई वो, वह, वही, उस, उसी होता है जब किसी नाउन को डेफिनेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आपको तकलीफ होती है। ऑप्शन दे देता तो आप भरने के लिए आप उसमें, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, आप खुद बताएंगे कि क्या भरा जाएगा। देखो, देखिएगा, he does not know, he does not know about boy who was singing at the stage। अब आपके लिए ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन द, दूसरा ऑप्शन है आपका ए, सी ऑप्शन है आपका एन, और डी ऑप्शन आपका है ईच। तो कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा भाई इसमें? जाहिर सी बात है, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, अबाउट। अब यहाँ पर कैसे जानेंगे कि यहाँ पर दा भरेंगे कि ए भरेंगे, एन भरेंगे, ईच भरेंगे? सबसे पहले एन का प्रयोग तो नहीं भरेंगे, क्योंकि ये वाय आपका कॉन्सोनेंट है। एक ऑप्शन डिस्कनेक्ट होता है यहाँ पर, बाकी ऑप्शन, तीन ऑप्शन आपके बचते हैं। अब दा को भरने के लिए याद करना, यहाँ पे एक सिस्टम है कि अगर यहाँ पे दा भरना चाहते हो तो आपको, आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि यदि आपके दिमाग में ये आ रहा कि चलो हम यहाँ पर दा भर दे, तो दा भरने से पहले सेंटेंस, इस सेंटेंस के थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और उसको पढ़िए, ताकि आपको उसमें थोड़ा जवाब मिलेगा। बाय हु वाज सिंगिंग, जो गा रहा था, एट द स्टेज, उस मंच पर जो गा रहा था, उस लड़के, उस मंच पर, मतलब उस मंच पर। यहाँ पर भी देख लो क्या है, यहाँ पर डेफिनेट है द स्टेज,
बता रहा कि ये वही स्टेज की बातें कर रहा जहां पर ये गाना गा रहा था। तो यहाँ पर भाई डेफिनेट है, तो इसीलिए डेफिनेट के लिए हम क्या करें, जब यहाँ पे दा है तो यहाँ पर दा भरना श्योरिटी है। मतलब अगर सेंटेंस दिया है और सेंटेंस में यदि कोई नाउन डेफिनेट में दे रहा है तो उसमें जितने भी नाउन होंगे सब के सब नाउन डेफिनेट में माने जाएंगे और सबके लिए हम दा का प्रयोग कर देंगे। तो अब आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और इसके यूज भी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें जो हम लोग फैक्ट जो पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो जी, सबसे पहले जानना है कि दा का प्रयोग, दा का जो स्पेशल यूज होता है वो स्पेशल यूज किस तरीके से माना जाता है। लोग कंफ्यूज क्यों होते भाई। सबसे पहली बात, नंबर एक पॉइंट, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नाउन दिए गए हैं, यदि एक छोटा बालक, आप ध्यान से समझो, यदि 5 साल का बालक है तो इस 5 साल के बालक के लिए पूरी दुनिया क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि अभी इसे कुछ पता नहीं है। ठीक है, मतलब 5 साल, मतलब आप समझिए 5 साल मतलब इसे भी कुछ नहीं है, बस मम्मी के बारे में जानता है, पापा के बारे में जानता है, घर के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। ठीक है, अनिश्चित है, पूरी दुनिया क्या है इसके लिए, अनिश्चित है। और यदि आप समझ सकते हो तो आप छोटा ले सकते हैं, जो 1 साल का बालक होता है। अब समझिए 1 साल का बालक जो है वो पूरी दुनिया उसके लिए क्या है, अनिश्चित है, अर्थात उसके लिए क्या है, इनडेफिनिट है। क्या है, इनडेफिनिट है। बोले तो आ और अन है, आ और अन है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, और जब बालक बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, अभी इस बालक के लिए, ये जो चाइल्ड है, इस बच्चे के लिए जो उसके सामने मदर है, इस इस चाइल्ड के लिए उसकी जो माँ है, इस बच्चे की जो माँ है, वो माँ इस बच्चे के लिए अभी भी क्या है, इंडेफिनिट है, क्योंकि इसे थोड़ी ना पता है कि ये मेरी माँ है। अब ये बच्चा 1 साल का है, तो इसके लिए यहाँ पर इस बच्चे की नज़र में आ मदर है। मुझे याद नहीं है, पर उसे इतना भी सेंस है कि हाँ मुझे कोई, मेरी माँ है, कोई है वो जो माँ मेरी, जिसने मेरा पालन पोषण किया। धीरे धीरे ये बड़ी होती चली गई, धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जानकारी हुई तो बोलने लगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जब उस नाउन के बारे में जानकारियां होने लगती हैं, अब ये तो वही माँ है जिसने मेरा पालन पोषण किया है, क्योंकि अब इस मदर की जानकारी, इस मदर के बारे में इस चाइल्ड को, इस बच्चे को हो गई है। धीरे धीरे और बड़ा होता गया। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो, आप पूरी दुनिया नहीं देखे हो। जब आप पूरी दुनिया नहीं देखे हो तो आपके लिए अभी जो जो देखे हो वो डेफिनेट है, और जो जो नहीं देखे हो या जिन वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं है वो आपके लिए क्या है, इंडेफिनिट है। सिंपल सी बात है भाई। कहने का मतलब ये है कि मैं लखनऊ जा रहा था, तब मैंने एक जहाज देखा। लखनऊ जा रहे थे, तब मैंने एक जहाज देखा। उस जहाज का नाम किंग फिशर था। जब पहली बार वो आपकी नजर में वो नाउन होता है तो वो आपके लिए ए माना जाता है, अर्थात इंडेफिनिट माना जाता है। लेकिन जब वही नाउन आपकी लाइफ में दोबारा उस नाउन की चर्चा करते हो तो वो नाउन आपके लिए दा बन जाता है, मतलब हमेशा डेफिनिट बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, हमेशा डेफिनिट बन जाता है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेफिनिट क्यों होता है, क्यों दा का अर्थ वो वही होता है। इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप क्या किए, आपने क्या अपनी लाइफ में क्या किया भाई, बहुत से कहानियां सुना। मैंने अपने लाइफ में बहुत से स्टोरी सुनी। मैंने एक कहानी सुना था, आई हैड लिसेंड आ स्टोरी, आई हैड लिसेंड आ स्टोरी। मैंने एक कहानी सुना था। उस कहानी का नाम द नेम ऑफ द स्टोरी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई कहानी लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, तो उस कहानी में आने वाला जो पहला नाउन होता है, उस कहानी में जितने भी नाउन पहली बार मिलेंगे तो उस नाउन के लिए हमेशा ए और अन का प्रयोग करते हैं, आ एन अन का प्रयोग करते हैं।
और जब वही नाउन दोबारा मिलता है तो उसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो अब हमारे लिए क्या है, डेफिनेट हो गया। जैसे ताजमहल एक डेफिनेट मान लिया गया है, ठीक है। तो जितने भी डेफिनेट माने गए हैं इस संसार में वो आपके लिए क्या है, आपके लिए हमेशा डेफिनेट माने जाएंगे, मतलब आपके लिए वो दा माना जाएगा। तो ये आपका हो गया कि कब डेफिनेट माने जाते हैं। पहली शर्त होगा कि डेफिनेट कब माना गया, आपने देख लिया। दूसरी शर्त पार्टिकुलराइज क्या होता है, पार्टिकुलराइज समझिएगा, विशेषीकृत। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको, विशेषीकृत। विशेषीकृत का मतलब पार्टिकुलर। पार्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम तो होगा जिस व्यक्ति के बारे में हमारी कोई जानकारी है या नहीं है ना। तो पार्टिकुलर का मतलब विशेषीकृत। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने एक पार्टी ज्वाइन किया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने मैंने एक पार्टी पार्टी अटेंड किया जिसमें जिसमें महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, विशेष व्यवस्था की गई थी। और पुरुषों के लिए पुरुषों के लिए अलग। अब आप ये चीज तो समझो कि अच्छा, इस सेंटेंस से भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो अभी बहुत सेंटेंस हम आपको समझाएंगे, समझिएगा आप लोग। मैंने एक पार्टी अटेंड किया, ज्वाइन किया, ठीक है, वहां पर उपस्थित हुआ मैं, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। अब यहां पर देखो, यहाँ पर जो महिलाओं के लिए जो एक व्यवस्था की गई है वो सबसे पार्टिकुलर, सबसे विशेष माना गया है, ठीक है। और जो पुरुषों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो पार्टिकुलर पुरुषों के लिए अलग की गई है। कहते हैं ना, अरे भाई पार्टिकुलर, दिस इज नॉट फॉर यू, है ना, इट्स अ पार्टिकुलर फॉर द वोमेन, इट्स अ पार्टिकुलर फॉर द मैन। ये तो विशेषकर केवल उस आदमी के लिए, ठीक है। घर पे मेहमान आते हैं तो चाय दो तरह का बनता है, एक घर वालों के लिए अलग बनता है और एक स्पेशल पार्टिकुलर चाय मेहमानों के लिए अलग बनता है, उसमें कुछ अलग तरह का होता है स्वाद, ठीक है। चाय नमकीन के साथ बिस्किट और कुछ स्पेशल होती है। तो कहते हैं ना, अगर हम चाय को या उस खाने पीने को लेने जाए तो मना भी करते नहीं, इस चीज को आप मत लेना, ये पार्टिकुलर फॉर द गेस्ट, उस गेस्ट के लिए है, ठीक है। तो ये होता है आपका पार्टिकुलराइज होता है। अगर इस एग्जांपल से आप नहीं समझ पाए तो एक एग्जांपल और समझिए, देखो, समझिएगा पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है। आई हैव सीन अ रिवर, मैंने एक नदी देखा है, ठीक है, मैंने एक नदी देखा है, उस नदी का नाम, द नेम ऑफ द नेम ऑफ द नेम ऑफ रिवर इज क्या है, द गंगा, ठीक है। उस नदी का नाम क्या है भाई, द गंगा नदी, ठीक है। अब इसमें जो स्पेशल जो पार्टिकुलर है, एक बोला जा रहा है कि पार्टिकुलर इसमें किस नदी, एक नदी देखा और यहाँ पर नदी है जो है, इस पार्टिकुलर नदी, एक पार्टिकुलर नदी की बात की जा रही है, वो कौन है, द गंगा है। दूसरा एग्जांपल, तीसरा देखिएगा,
ठीक है, मैंने बोल दिया कि ध्यान से समझिएगा, अगर बोला गया कि वाटर इज प्योर, पानी शुद्ध है। अब ये बताओ इस सेंटेंस में कहीं पता चल रहा है कि किस नदी का पानी, किस कुएं का पानी, किस नल का पानी, यहाँ कहीं लिखा है सेंटेंस में? नहीं लिखा है। यही तो बात है पार्टिकुलर। यहाँ अगर पता चलता कि किसी पार्टिकुलर, किसी ऐसे कैनल, किसी नहर, किसी कुएं, किसी नदी या किसी सागर का पानी या शुद्ध की बात करता, तब उस नदी के नाम के पहले हम दा का प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि पार्टिकुलर की बात है। तो जब पार्टिकुलर नहीं होगा तो विदाउट नाउन, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध है, वाटर इज प्योर, पानी शुद्ध है, पता नहीं किसकी बात कर रहा है, तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दूसरी बात है, अगर हमने आर्टिकल लगा भी दिया, द वाटर इज प्योर, वो पानी शुद्ध है। अभी मैंने बताया कि दा का अर्थ क्या होता, वो पानी शुद्ध है। अब आप ही बताओ, मैं डायरेक्ट आपसे आकर बोलूं भैया वो पानी शुद्ध है, तो आप पूछो अरे कौन सा पानी शुद्ध, अरे वही पानी शुद्ध है। अब आपको पार्टिकुलर, आप बोलोगे अरे भैया पार्टिकुलर कोई नाम बताओ, कौन सा, कहाँ का, कैसा पानी है, यही तो बात है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, ये सेंटेंस हमारा सही है। फिर बोलते हैं द वाटर ऑफ गंगा इज सो प्योर। अब यहाँ पर वाटर के पहले दा का प्रयोग करना जायज है। इसका जायज है यहाँ पर, क्यों नहीं भाई? क्योंकि यहाँ पर ये जो पानी की बात कर रहा है ना, इस नदी का पानी बात कर रहा है। कौन सी नदी, सर कौन सी नदी की बात? गंगा नदी का पानी। द वाटर ऑफ द गंगा या द वाटर ऑफ गंगा, गंगा नदी का जो पानी है, ठीक है, वो क्या है? इज सो प्योर। अब यहाँ पे पार्टिकुलर एक नदी का नाम बता रहा है, तो उस नदी का जो नाम है वो क्या है? गंगा है। इसलिए मैंने इस वाटर के पहले दा का प्रयोग किया है, यही तो पार्टिकुलर है, यही तो पार्टिकुलराइज है। ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस जब मैं इसके सॉल्व कराऊंगा ना, तो जितना मेरे आर्टिकल, मैं पूरा आर्टिकल पढ़ा दूंगा आपको। जिसको जिसको जो आर्टिकल पढ़ना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सब पढ़ लो आप, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्टिकुलराइज है, कौन सा नहीं है। एक लास्ट सेंटेंस पार्टिकुलर के लिए मैं बोल दूं कि गोल्ड इज सॉफ्ट, सोना मुलायम होता है। सोना मुलायम होता है। किसी स्पेशल या किसी पार्टिकुलर या किसी डेफिनेट उस वस्तु या उस मेटल का नाम नहीं लिया जा रहा है, किसका, बस सही है, सोना मुलायम होता है, जैसे वाटर प्योर होता है, वाटर इज सॉफ्ट प्योर, तो ये सेंटेंस सही है। अगर ऐसा बोल दे कि द गोल्ड इज सॉफ्ट, वो सोना मुलायम होता है, तो यहाँ पर द गोल्ड लगाना ये क्या है? गलत है। द गोल्ड इज सॉफ्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। द गोल्ड इज सॉफ्ट लगाएंगे तो ये गलत माना जाता, कभी इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि पार्टिकुलर तो होना चाहिए ना कि किसने। अब अगर मैंने बोल दिया कि द गोल्ड ऑफ, ध्यान से समझिएगा, द गोल्ड ऑफ माई चेन इज सो सॉफ्ट, ठीक है, मेरा जो चैन है, मेरे चैन का जो सोना है, जो मेरा चैन है, ठीक है, जो लॉकेट जिसको बोल सकते हैं, तो जो लॉकेट है, उस लॉकेट का जो मेटल है वो कैसा है? द गोल्ड ऑफ माई चैन, मेरे चैन का जो सोना है वो क्या है? बहुत सॉफ्ट है। यहाँ तो पता चल रहा है ना कि किस सोने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ मेरे चैन की बात कर रहा है, माई रिंग की बात कर रहा है। माई रिंग में बताओ, मेरी अंगूठी का जो सोना है वो क्या है? सो सॉफ्ट। यही होता है पार्टिकुलराइज्ड, इसी को हम विशेषीकृत बोलते हैं। आप ही से अगर मैं बोल दूं कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप कह रहे हो भैया हम गांव में रहते हैं। अरे उस गांव का नाम है, उस गांव का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ विलेज?
व्हाट इज द नेम ऑफ विलेज। अब कह रहा हूं मैं एक गांव में रहता हूं, मैं एक गांव में रहता हूं, गांव में रहता हूं, बताने वाले को, जिसको बता रहे हो उसके लिए इंडेफिनिट है, क्योंकि उसे आपके गांव के बारे में जानकारी अभी नहीं है। और आप कह रहे हो आई लिव इन अ विलेज, यही तो डेफिनेट है। तो मैंने कहा भैया जिस विलेज में तुम रहते हो उस विलेज का नाम क्या है। अब तो पार्टिकुलर हो गया, तो मैं बोलूंगा क्या है भाई उस गांव का नाम तो बताओ ना। व्हाट इज द नेम ऑफ विलेज, व्हाट इज द नेम ऑफ विलेज, ठीक है, ऑन वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि यहां पर इस तरीके से देखो ना, अब यहाँ पर जो द नेम मैंने लगाया ना है, ये स्पेशली फॉर किसके लिए, इस विलेज के लिए है। क्योंकि अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, जिससे बताया जा रहा है उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति को डिनोट करके, उस व्यक्ति को डेफिनेट करके, पार्टिकुलराइज करके बताया जा रहा है कि वास्तव में कहाँ पे रहता हूँ। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन किसका, आर्टिकल द का, कि डेफिनेट कब मानते हैं और कब आपका पार्टिकुलाइज होगा। ठीक है, तो पार्टिकुलाइज यही होता है जिसमें किसी विशेष नाम की बात करते हैं, और डेफिनेट उसी को बोलते हैं जब किसी कहानी में किसी नाउन का एक बार आना और दोबारा रिपीट होना, तो द, पहली बार आना तो आ, दोबारा उसी नाउन का रिपीट होना तो द, इसी को डेफिनेट बोला जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आर्टिकल का ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बारे में हम अगले कल क्लास में हम लोग इसका स्पेशल जो यूज है वो भी पढ़ेंगे। ये भी बहुत स्पेशल यूज था, बहुत अच्छा है यूज। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।